नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग की लोच कर रहे हैं। मांग की लोच हमने स्टार्ट कर दी है। पिछले वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आप जा करके देख सकते हैं मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा कर ली है। अब हम आगे चलते हैं और मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में बात करते हैं। मांग की लोच की श्रेणियां हम कर चुके हैं कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं, मांग की लोच का अर्थ क्या है, मांग की लोच की परिभाषा क्या है, मांग की लोच का सूत्र क्या है, इनकी हम विस्तार से व्याख्या करके आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि मांग की लोच को मापने की कुल विधियां कितनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मांग की लोच मापने की विधियां। मांग की लोच की विधियां। मांग की लोच की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, जो 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन सी है? सबसे पहली है कुल व्यय विधि। विस्तार से व्याख्या करेंगे। कुल व्यय विधि है, हम इसको कह देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद में जो सेकंड हमारी आ जाती है वो आ जाती है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। आनुपातिक या प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो आ जाती है बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि, या फिर हम कह सकते हैं इसको ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि भी इसे कहते हैं। तीसरी है जो है चाप विधि, और लास्ट जो है आय विधि, रेवेन्यू मेथड। देखिए विद्यार्थियों, 5 प्रकार से हम इसकी मांग की लोच है, जो मांग की कीमत लोच की है। मुख्य रूप से हम मांग की लोच तो हमने 3 प्रकार की पढ़ेंगे। मांग की कीमत लोच हम पढ़ रहे हैं, मांग की आय लोच अभी पढ़ेंगे, मांग की आड़ी लोच हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मांग की कीमत लोच की। और मांग की कीमत लोच को मापने की मुख्य रूप से 5 विधियां हैं। हम शुरू से एक एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। कुल व्यय विधि क्या होती है, किस प्रकार से हम इससे मांग की लोच को माप सकते हैं। आनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या होती है, इससे हम इसकी सहायता से किस प्रकार से हम मापते हैं। बिंदु रेखीय विधि क्या होती है, ग्राफिक विधि क्या होती है, चाप क्या होती है, चाप विधि क्या होती है, आय विधि क्या होती है। इस वीडियो में अभी हम चर्चा करते हैं एक एक करके शुरुआत से, और फिर उसको आगे इसके बाद में जो मांग की कीमत लोच है उसकी विधियों के माप की विधियों के बाद में हम बात करेंगे मांग की आय लोच की। चलिए शुरू करते हैं मांग की कुल व्यय विधि। मांग की लोच की कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का मतलब यह है कि एक वस्तु पर, एक्स वस्तु पर कितना खर्च किया जा रहा है, उसकी मात्राओं पर कितना व्यय किया जा रहा है। जितना व्यय किया जाएगा उसके आधार पर हम मांग की लोच की गणना करेंगे। तो इसकी जो व्याख्या की है वो की है अल्फ्रेड मार्शल ने की है। अल्फ्रेड मार्शल ने कुल व्यय विधि की व्याख्या की है। इसकी व्याख्या किस प्रकार से करते हैं मैं आपको जनरली बता देता हूं। तो वही 3 श्रेणियां हम पढ़ेंगे इसमें। कुल व्यय विधि की 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे मांग की लोच की। एक तो होती है इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार। एक हम पढ़ेंगे इसमें इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार, और एक हम पढ़ेंगे इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार। देखिए, इकाई लोचदार के मतलब क्या है कि जब कीमत में कमी या वृद्धि होने पर, कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, कुछ भी हो, कुल व्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल व्यय क्या रहता है? स्थिर रहता है। कीमत में कमी हो जाए चाहे वृद्धि हो जाए। देखिए, ये कमी को दर्शा रहा है, ये वृद्धि को दर्शा रहा है। कीमत में कमी हो या वृद्धि हो, कुल व्यय पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उस स्थिति में क्या होगा? इकाई लोचदार मांग रहेगी। अगर कीमत में वृद्धि होती है, कुल व्यय में भी, टोटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हो जाए, और कीमत में कमी होने पर कुल एक्सपेंडिचर जो है अपना वो भी कम हो जाए, मतलब कीमत और कुल व्यय में समान दिशा में अगर परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में मांग की लोच जो होगी इकाई से कम हो जाएगी। कीमत कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। और अगर कीमत में कमी हो
और कुल एक्सपेंडिचर जो है क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। कीमत में कमी वृद्धि होने पर कुल खर्च है जो क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब इनमें अगर ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध होने पर क्या हो जाएगा, मांग की लोच है जो इकाई से अधिक लोचदार होगी या इकाई से अधिक लोच वाली मांग होगी। इसकी हम रेखा चित्र की सहायता से और तालिका की सहायता से व्याख्या करते हैं। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुल व्यय और कुल व्यय के माध्यम से हम किस प्रकार से मांग की लोच की। हमारे सामने एक तालिका है, इस तालिका की सहायता से हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से ये विधि काम करती है। देखिए पहली स्थिति में हम ए स्टेज ये है, हमारी दूसरी बी स्टेज है, ये सी स्टेज है। ए स्टेज पर देखेंगे हम, जब कीमत 2 रुपये है, 2 रुपये से बढ़कर के 4 रुपये होती है, कीमत बढ़ जाती है। कीमत जब 2 रुपये है, उपभोक्ता 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, ठीक है। जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है वो घट जाती है, लेकिन आपका जो कुल व्यय है वो स्थिर रहता है। माना कि कीमत में कमी हो गई, यहां से 2 रुपये से बढ़ी है कीमत और अब 4 रुपये से घट करके 1 रुपये आ गई, मांग मात्रा बढ़ गई। मांग मात्रा बढ़ने पर कुल व्यय आपका स्थिर है। तो इस स्थिति में कीमत में चाहे वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो या कमी, कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रहता है। कुल व्यय स्थिर रहता है, आप देख रहे हैं। और इसलिए क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब इकाई के समान होगी, इकाई के समान होगी। दूसरी स्थिति मैंने आपको समझाई थी, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में क्या हो जाए, कमी हो जाए, और कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। उस स्थिति में इकाई से अधिक लोच मांग होगी। तो आप देखेंगे जब 2 रुपये कीमत है, 4 इकाइयों को भोग कर रहा है, कुल व्यय आपका 8 रुपये है। जैसे ही कीमत में वृद्धि होकर के 2 से 4 रुपये बढ़ा है, मांग मात्रा घट गई, आपका कुल व्यय भी क्या हो गया, घट गया। तो इधर आप देख रहे हैं, जब कीमत में वृद्धि हुई, कीमत में 2 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हुआ, तो कुल व्यय आपका 8 रुपये से घट करके 4 रुपये आ जाता है। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर घट गया है। फिर आप देखेंगे यहां पर 4 रुपये से 1 रुपये कीमत में क्या हो रही है, प्राइस कम हुई। प्राइस कम होने पर आप देखते हैं कि कुल व्यय और प्राइस का संबंध हमको देखना है। कुल व्यय जो हमारा है 4 से बढ़कर के 10 हो गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, या हम कह सकते हैं इकाई से अधिक होगी, इकाई से अधिक होगी। अब आप देखिए नेक्स्ट लास्ट थर्ड स्टेज, तीसरी स्थिति है, जब कीमत 2 रुपये है, 2 रुपये पर उपभोग है 6 इकाइयां, कीमत में वृद्धि होती है। आप देखिए प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, कीमत में वृद्धि हुई 2 से 4, आपका जो कुल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल एक्सपेंडिचर वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टोटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई, आप देखेंगे नेक्स्ट है, जो कीमत 4 रुपये से घट करके 1 रुपये आती है, तो कीमत में कमी होने पर आप देखिए यहाँ पर 8 रुपये से 8 से बढ़ करके और ये घट जाता है। जब प्राइस घटी, कीमत में कमी हुई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अगर यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईपी इज लेस देन 1, और हम लिख सकते हैं इसको इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोच होगा, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो इकाई के बराबर है, और अगर यहां पर देखें मांग मात्रा और कीमत और कुल व्यय, कीमत एंड कुल व्यय के बीच में, कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, मांग की लोच है जो इकाई से अधिक होगी। और अगर इनके बीच में धनात्मक संबंध है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। तो इस प्रकार से हम कुल व्यय विधि की सहायता से इसकी व्याख्या कर सकते हैं मांग की कीमत लोच की। अगली हमारी माप की विधि आ जाती है आनुपातिक या प्रतिशत व्यय विधि, जिसकी हम पीछे भी चर्चा करके आ चुके थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं और अगली विधि के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। कुल व्यय के माध्यम से अपन यही दर्शा सकते हैं कि जब
कीमत और कुल व्यय के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो उस स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। अगर कुल व्यय और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और धनात्मक संबंध है तो मांग की लोच है जो इकाई से कम होगी। अगली जो दूसरी विधि है सेकंड, वो है आनुपातिक या प्रतिशत विधि। इसके आधार पर हम किस प्रकार से मांग की लोच की गणना करते हैं। देखिए, मांग की कीमत लोच का सूत्र है किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। पीछे व्याख्या करके आ चुके हैं, तो इसको मैं सूत्र की सहायता से आपको समझा सकता हूं कि नेगेटिव आपका रहेगा ही इसमें। और मैं पहले भी आपको बता के आ चुका था कि जो कारण है वो हर के रूप में आता है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूत्र किस प्रकार से निकल जाएगा, माइनस आपका रहेगा ही। मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक मांग। ये पुराने वीडियो में भी हम देख चुके थे, लेकिन इस विधि के माध्यम से अपन कर रहे हैं गुणा 100, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। अब हम ये कर सकते हैं इसको कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक कीमत गुणा 100। अब आप देखेंगे गणितीय विधि में हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास में रह जाएगा जो मांग मात्रा में परिवर्तन है, इसको अपन डेल्टा क्यू से दर्शाएंगे, इसको सिंपल क्यू से दर्शा देंगे, इसको डेल्टा पी से दर्शा दें और इसको सिंपल पी से दर्शा दें, तो आपके सामने आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। तो आगे देखिए, नेगेटिव साइन आपका रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय अब ये जो अंश और हर हैं ये परिवर्तित हो जाते हैं गणितीय रूप में, आप समझ जाएंगे, p अपॉन डेल्टा p। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस का साइन आपका रहेगा डेल्टा q अपॉन डेल्टा p इंटू p अपॉन q। तो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र होगा और इस सूत्र के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होता है, कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10% कमी हो रही है, मैं कह रहा हूं कमी होती है, 10% कमी होती है, ठीक है, तो उसकी मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताइए। मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जबकि मांग की कीमत लोच 2.5 है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, जो इस विधि से अपन को सॉल्व करना है, कीमत में 10% कमी होने पर मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जबकि मांग की कीमत लोच क्या है, 2.5 है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10% परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट यहीं से चले जाइए, इस सूत्र से हो जाएगा। और दूसरे तरीके से मैं अभी और क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा कि किस प्रकार से हम और सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो सपोज करो हमारे पास में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10 है, तो सूत्र में ऊपर से ले रहा हूं और इधर सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। EP इज इक्वल्स टू क्या है, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, डिवाइड बाय हम कर दें कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में
होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम रेड मार्क से, आप जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं उसको आप देखिए। ईपी हमें दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मांग की लोच 2.5 दी हुई है। देखिए तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमें दी हुई है उसको हम उतारते जाएंगे बराबर। अब बराबर हम किया, मांग की कीमत लोच 2.5 है, मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। आप देखिए प्रतिशत कमी हो रही है, इसका मतलब हम इसको x मान लें तो x डिवाइड बाय 10, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2.5 गुना 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 25। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है जो 25% परिवर्तन होगा। इसका मतलब अगर कीमत में 10% कमी होती है तो मांग मात्रा में 25% वृद्धि होगी, जबकि आपकी कीमत लोच कितनी है 2.5 है। चलिए एक और क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूं आपको, इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन है, माना कि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप क्वेश्चन को, सूत्र को मैं नहीं मिटाऊंगा, सूत्र क्योंकि हमारे काम आने वाला थी अभी। माना कि किसी वस्तु की प्रारंभिक मांग 50 इकाई है, जबकि उसकी कीमत 10 रुपये प्रति इकाई थी। यदि कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है, या हम कह सकते हैं इसको कर लीजिए 60 इकाई थी जबकि कीमत 10 रुपये है। माना कि उसकी कीमत 10 रुपये प्रति इकाई थी, यदि कीमत बढ़कर 15 रुपये हो जाती है, 15 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 40 इकाई रह जाती है। कीमत लोच ज्ञात कीजिए, मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके सामने क्या क्या दे रखा है, प्रारंभिक मांग दे रखी है कितनी 60, प्रारंभिक कीमत दे रखी है कितनी 10 रुपए, कीमत बढ़ गई आपकी 15 रुपए, और आपकी मांग मात्रा घट गई 40 इकाई के बराबर। अब आपको कीमत लोच ज्ञात करनी है, तो कीमत लोच ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, मतलब डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन आपको जरूरत है, मांग मात्रा में परिवर्तन क्या हो सकता है, मांग मात्रा में परिवर्तन क्या होगा, प्रारंभिक मांग नवीन मांग माइनस प्रारंभिक मांग। तो 40 में से हम 60 इकाई को घटा दें तो -20 इकाई आपकी क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन है। और कीमत में परिवर्तन कितना है, कीमत में परिवर्तन हो जाएगा आपका 15 - 10 = 5। और आपसे पूछा गया है कि मांग की लोच, तो आपकी प्रारंभिक मांग कितनी है, प्रारंभिक मांग है आपकी 60 इकाई, और प्रारंभिक कीमत कितनी है आपकी, प्रारंभिक कीमत है 10 रुपए। अब आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका डेल्टा क्यू को दर्शा रहा है, ये आपका डेल्टा पी है, ये क्यू है और ये पी है। आप इस डायग्राम की सहायता से ईपी बराबर माइनस का चिन्ह आपका रहेगा माइनस। अब आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा क्यू मतलब -20 डिवाइड बाय डेल्टा पी कितना है 5 गुणा प्रारंभिक मांग कितनी है आपकी, प्रारंभिक कीमत है 10/60। अब आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कट गया 6 × 5 = 30, तो 20 डिवाइड बाय 30, और ये आपका कट करके ये हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 0.3 2 6 3 18 0.6। तो EP = 0.6 है। इसका मतलब क्या है कि मांग की जो लोच है इकाई से कम होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपनी दूसरी विधि थी। तीसरी विधि हमारी आ जाती है
तीसरी विधि आ जाएगी हमारी ग्राफिक विधि या बिंदु रेखीय विधि। ग्राफिक विधि या बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से अपन इसको और सॉल्व करते हैं। ग्राफिक विधि, तीसरा है ज्यामितीय विधि ऑब्लिक ग्राफिक विधि या बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि, देखिए इस विधि के माध्यम से एक सरल रेखा चित्र पर किस प्रकार से हम मांग वक्र की सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके सामने एक रेखा चित्र बनाऊंगा, एक मांग वक्र होगा, सीधा सरल रेखीय मांग वक्र होगा, और उस मांग वक्र पर किस प्रकार से हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। इधर हम मांग मात्रा को ले रहे हैं, इधर हम कीमत को ले रहे हैं, और ये एक हमारे पास में सरल रेखीय मांग वक्र है। इस सरल रेखीय मांग वक्र ए और बी के बीच में हम किस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक बिंदु रहेगा, इसको हम पी बिंदु के नाम से दे सकते हैं। तो सरल रेखीय मांग वक्र पर हम जब मांग की कीमत लोच की गणना करते हैं तो उसके लिए हम जो विधि है उसके लिए इस विधि में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र होता है कि मांग वक्र पर, जो मांग वक्र है उस पर, उसके जिस बिंदु पर हम मांग की लोच की गणना करना चाहेंगे, बिंदु रेखीय किसी एक बिंदु पर हम गणना करेंगे। जिस बिंदु पर हम गणना करना चाहेंगे उस बिंदु पर क्या, निचला भाग मांग वक्र का निचला भाग डिवाइड बाय मांग वक्र का ऊपरी भाग, मांग वक्र का निचला भाग डिवाइड बाय मांग वक्र का ऊपरी भाग। अब जैसे ये मांग वक्र है, इस मांग वक्र के पी बिंदु पर हमें लेना है, तो इसके पहले हम निचले भाग को लिखेंगे, फिर उसके बाद में ऊपरी भाग को ले सकते हैं। तो इस पर गणना करने का एकमात्र तरीका यही है कि इस रेखा चित्र के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं पर अपन मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। जैसे पी बिंदु पर हमने लिया, इसको मैं अगर बराबर भागों में बांट दूं, बराबर 5 भागों में डिवाइड कर दूं, जैसे यहाँ से ले लिया मैंने, इसको 2 ले लिया है, इसको 4, 6, 8, 10, ये 5 भाग हैं, और ए और बी मैंने पी क्यू आर, ठीक है। अब इन सभी बिंदुओं पर मुझे मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं एट पॉइंट पी निकालता हूं। सपोज कीजिए एट पॉइंट पी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है। सूत्र हमारा ईपी का क्या है, ऊपरी भाग निचला भाग डिवाइड बाय ऊपरी भाग, इसके सहायता से हमें सॉल्व करना है। अब देखेंगे आप कि निचला भाग क्या है, पी बिंदु पर हम देख रहे हैं, तो निचला भाग है पीबी डिवाइड बाय ऊपरी भाग क्या है, एपी। तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 से 6, 2 से लेकर के 6 तक की, या इसको आप 0 से ले लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8। जब 0 से लेकर 8 है, बीच में भाग 0 से लेकर 4 यहां पर है, तो नीचे का हिस्सा भी 4 के बराबर ही रहेगा, ऊपरी हिस्सा क्योंकि ये मिडिल में है, तो 4/4 इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर ऊपरा भाग और निचली भाग दोनों बराबर हिस्सों में हो, तो वहां पर आपकी ईपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, एट पॉइंट आर बिंदु पर देखिए आप, आर बिंदु पर क्या हो जाएगा, आर बी अपॉन निचला भाग अपॉन ए आर, तो ए आर, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 है, तो 2 है तो ऊपरी जो निचला भाग 0 से 2 है, 2 इकाई के बराबर है, तो ऊपर आ गया आपका 6 के बराबर, क्योंकि पूरा योग 8 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें करेंगे तो 0.3, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, EP इज लेस देन 1, ये इकाई से कम हो जाएगी, इकाई से कम लोचदार। नेक्स्ट हम करते हैं एट पॉइंट क्यू बिंदु पर हम देखें, तो क्यू बिंदु पर आप देखिए मान के लो जो क्यूबी अपॉन ए क्यू, आप देखिए 0 से लेकर 6 तक है, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगी 4, इकाई से अधिक मांग, इकाई से अधिक,
EP इज ग्रेटर देन 1। अब आप देखेंगे दो चरम बिंदु रह गए, एक तो A और एक B। अब हम देखते हैं A बिंदु पर, एट पॉइंट A बिंदु पर हम देखेंगे तो वही सूत्र हमारा EP का क्या हो जाएगा, निचला भाग AB अपॉन ऊपर है कुछ नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको हम अपन 0 मान सकते हैं। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको 0 मान लिया है। अब हमारे पास में 8 पूरा AB है जो पूरा 8 यूनिट के बराबर है, 8 डिवाइड बाय 0। इसका मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी गणितीय संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मात्र मान अनंत आता है। तो इस स्थिति में इकाई की लोच क्या हो जाएगी, अनंत होगी। ठीक है, और हम यहां पर कह सकते हैं EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। लास्ट जो हमारा पॉइंट बच जाता है एट पॉइंट बी। अब बी पर आप देखेंगे तो अपना EP का सूत्र जो है उसके अनुसार निचला भाग कौन सा है, 0 है नीचे, 0 डिवाइड बाय अब AB, तो 0 डिवाइड बाय AB करेंगे तो 8, तो ये क्या हो जाएगा 0। EP इक्वल्स टू 0 शून्य होगी इस स्थिति में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर EP इज इक्वल्स टू 0 होगी और ये पूर्णतः बेलोचदार है। हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि यहां पर पूरी तरह से ये y अक्ष के पैरेलल हो गया, ठीक है, y अक्ष के समानांतर हो गया, y अक्ष में समाहित हो गया, तो इस स्थिति में मांग की लोच 0 होगी, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, अनंत हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर सरल रेखीय मांग वक्र है नहीं हो, अगर हमारे पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो उस स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी। अगर हमारे पास में मांग वक्र है जो आयताकार अतिप्रवलक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इस स्थिति में मांग की लोच हम कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि हमें इस बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है, A बिंदु पर, या फिर हमें B बिंदु पर निकालनी है, तो हम किस तरह से मांग की लोच निकालेंगे। तो जिस बिंदु पर अगर हमारा मांग वक्र आयताकार अतिप्रवलक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो उस स्थिति में जब हमें किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट स्पर्श रेखा निकालेंगे, और उस स्पर्श रेखा के आधार पर जैसे हम इन पर स्पर्श रेखा निकाल दें और इस स्पर्श रेखा पर वही बिंदु रेखीय विधि का हमारा सूत्र है उसको प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है कि जो सरल रेखीय मांग वक्र है उसकी ढाल है जो उसकी लोच का सूचक है क्या, बिल्कुल नहीं है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। मांग की जो मांग वक्र की ढाल है वो अलग चीज है और मांग की लोच है जो अलग चीज है। मांग वक्र की ढाल और वो मांग की लोच दोनों एक समान नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ज्यामितीय विधि का पूरी तरह से व्याख्या कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको चाप लोच और चाप विधि से और आय विधि से दोनों से इसकी गणना बताऊंगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। नमस्कार।